हेलो गाइस, वेलकम टू द सुबो डिजिटल स्कूल। आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर नंबर 7 पढ़ते हैं, डेप्रिशिएशन। क्या नाम है आपका चैप्टर का? डेप्रिशिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, है ना। डेप्रिशिएशन का मीनिंग क्या है, हमको बेसिक थोड़ा बताया कि जैसे हम लोग कोई फिक्स असेट्स है, ठीक है, उस पर कोई भी चीज़ है, कोई भी असेट है जिसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? डेप्रिशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेप्रिशिएशन। कोई आइटम है जैसे कोई फिक्स असेट्स में क्या हुआ? एसी हुआ, फर्नीचर है, लैंड है, लैंड पे तो लगता नहीं डेप्रिशिएशन, ठीक है, बिल्डिंग है, इन सब पे क्या लगता है? डेप्रिशिएशन। मतलब मूल्यह्रास, हिंदी में कहते हैं डेप्रिशिएशन को मूल्यह्रास। मूल्यह्रास मतलब कि आपके मूल्य में कमी करना, है ना। जैसे आपने किसी भी असेट्स को यूज किया है तो उसकी दिन ब दिन क्या होगी? वैल्यू कम होगी। आपने अपने बैलेंस शीट में शो किया असेट्स आपकी 1 लाख की, मशीनरी कितनी? 1 लाख की। आपने 1 साल तक उसको यूज किया तो उसमें आपने कोई खर्चा किया होगा या फिर उतनी देर यूज हुई है तो उसकी क्या होगी? डेप्रिशिएशन वैल्यू कम हो गई, ठीक है। जैसे कि हमने सुना है कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी कार खरीदी आपने, ठीक है, जब आप लोग कार खरीदते हो शोरूम से तो वो कार कितनी होगी? 20 लाख की। और जैसे ही शोरूम से नीचे उतरते उस कार की वैल्यू क्या हो जाती है? एकदम आधी हो जाती है या फिर 5-10 लाख कम पड़ जाते हैं। क्यों बढ़े? क्योंकि उस पर क्या लग गया? डेप्रिशिएशन, है ना। और डेप्रिशिएशन किस पे लगता है? फिक्स असेट्स पे लगता है। किस पे लगता है? फिक्स असेट्स पे। याद रहेगा। अब हम लोग क्या पढ़े थे? देखो, मैचिंग कंसेप्ट पहले लेंगे, हम बोले मैचिंग प्रिंसिपल। आपने पढ़ा था मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या था? ऐसा प्रिंसिपल जो जिस साल के रेवेन्यू उसी साल के क्या होने चाहिए? खर्चे, है ना। आपने जिस साल आय की उसी साल क्या करना चाहिए? व्यय, उसे कहते हैं मैचिंग रेवेन्यू। आई चीज समझे। फिर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ से? मोस्ट कंटेंट। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? ठीक है, आपको क्या चैप्टर में पढ़ना है? देखो, इस चैप्टर में डील कितने करना है? 2 टॉपिक से डील करना है। एक तो फर्स्ट सेशन में हम लोग क्या डील करेंगे? डेप्रिशिएशन। और सेकंड सेक्शन में क्या डील करेंगे हम लोग? प्रोविजन और रिजर्व, ठीक है। इस चैप्टर में 2 चीजें मेन पढ़नी है, एक तो डेप्रिशिएशन किसे कहते हैं वो पढ़ना है और एक प्रोविजन और रिजर्व क्या होता है वो पढ़ना है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे अभी। ऐसे तो हमको प्रोविजन का और रिजर्व का थोड़ा बहुत मीनिंग याद है, पर ठीक है, चैप्टर आता है कंटिन्यू हम लोग और पढ़ लेंगे, ठीक है। अब डेप्रिशिएशन का मीनिंग क्या था? कि डेप्रिशिएशन क्या है? कि फिक्स असेट्स पे लगता है। देखो, डेप्रिशिएशन का मीनिंग क्या है? फिक्स असेट्स आर द असेट्स व्हिच आर यूज्ड इन बिजनेस फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। फिक्स असेट्स क्या है? फिक्स असेट्स पे क्या लगता है? डेप्रिशिएशन, ठीक है। फिक्स असेट्स ऐसी असेट्स जो आपको मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में यूज करिए उसे क्या कहते हैं? फिक्स असेट्स कहते हैं, ठीक है। फिक्स असेट्स एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि मशीनरी है, बिल्डिंग है, ठीक है, ये सब है। इस पे क्या लगता है हम लोगों को? डेप्रिशिएशन। तो फिक्स असेट्स को क्या कहते हैं? देखो, टेक्निकली रेफर टू एज अ डेप्रिशिएबल असेट्स। देखो, फिक्स असेट्स का कभी भी नाम आ सकता है डेप्रिशिएबल असेट्स। अब डेप्रिशिएबल असेट्स क्यों बनी? क्योंकि उसका नाम फिक्स असेट्स को हम डेप्रिशिएबल असेट्स क्यों कह सकते हैं? क्योंकि असेट्स फिक्स है। अगर जो कोई चीज फिक्स असेट्स है तो उस पर हमेशा क्या लगेगा? आपको डेप्रिशिएशन तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। आई चीज समझ। देखो क्या है, ये रिड्यूस करता देयर वैल्यू वंस दे आर पुट टू यूज। जब तक आप किसी चीज को, आपके अपने असेट्स को, मशीनरी आपने ला तो दी, फिर उस पर जो आपने इंस्टॉलेशन लगाया उसके बाद आपने पुट टू यूज कर लिया ना। इंस्टॉलेशन लगाया जब तक तो कुछ नहीं, इंस्टॉलेशन लगाने के बाद आपने यूज करना स्टार्ट किया, उसको कहते हैं हम लोग को पुट टू यूज। पुट टू यूज तक जितने भी खर्चे किए वो सब क्या होंगे? डेप्रिशिएशन की कॉस्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। डेप्रिशिएशन सॉरी, मशीनरी की कॉस्ट में। जैसे आपने मशीन लाई थी 1 लाख की, ठीक है, उस पर इंस्टॉलेशन का खर्चा लगा 10,000 का, तो आपकी डेप्रिशिएशन की कॉस्ट, मशीनरी की कॉस्ट कितनी होगी? 1,10,000 की। फिर उसमें से आप डेप्रिशिएशन माइनस करोगे। ऐसे पुट टू यूज तो करने से पहले जितने भी खर्चे हो सारे क्या होंगे? मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होंगे। पुट टू यूज मतलब कि आपने मशीनरी को यूज करना कब से स्टार्ट किया। आपको क्या करते हैं? पुट टू यूज की वैल्यू को रिड्यूस करती है, ठीक है। डेप्रिशिएशन क्या करता है? असेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करता है। आई चीज में। फिर अभी हम लोग और क्या लाइन पढ़ेंगे इसमें? The term depreciation means क्या? Decline the value of fixed assets due to use, passage of time और obsolescence, है ना। देखो, अब depreciation का मतलब क्या है? जनरल टर्म में depreciation का मीनिंग क्या है? कि decline the value of fixed assets, ठीक है। क्या है? Decline in the value of fixed assets। fixed assets की वैल्यू में डिक्लाइन, कमी करना, रिड्यूस करना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? डेप्रिशिएशन कहते हैं जनरल टर्म में, ठीक है। पूछ सकते हैं कि डेप्रिशिएशन से आप लोग क्या समझते हैं? कि डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर? किसके कारण, किसके कारण फिक्स एसेट्स में कमी आएगी? ड्यू टू यूज। ड्यू टू यूज मतलब कि आप लोग यूज कर रहे हो, है ना। अब जैसे मैं किसी मशीन को यूज किया तो उसकी दिन ब दिन वैल्यू कम होगी। फिर पैसेज ऑफ टाइम मतलब आप उसका टाइम चला, जैसे आपने 2 साल पहले खरीदी थी कोई मशीन, अब आज बेचे जाओगे तो भी क्या होगा? आप बोलोगे मैं यूज तो नहीं किया, पर 10 साल से ऐसी कैसी पड़ी है। पर 10 साल पहले आपने खरीदी थी 1 लाख में, अभी क्या वो 1 लाख में बिकेगी? नहीं, अब कितने में बिकेगी? 50, 60, 40,000 में, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैसेज ऑफ टाइम का जाने के बाद। फिर ऑब्सोलेंस मतलब कि टेक्निकल, है ना। जैसे कि आज ना मैंने मशीन खरीदी, वो 1,000 यूनिट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब इतना टेक्निकल चेंज आ गया, जब ऐसी मशीनें आने लगी है जो मशीनें एक टाइम में, 1 घंटे के अंदर, 1 ड्यूरेशन के अंदर, 1 घंटे के ड्यूरेशन के अंदर में 4,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। तो ऑब्सोलेंस मतलब क्या? टेक्निकली एरर आने के कारण, ठीक है। आई चीज समझ।
फिर इन अदर वर्ड्स में बिजनेस एंटरप्राइज प्रोसेस ए मशीन एंड यूज इट इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस, देन द वैल्यू ऑफ मशीन डिक्लाइन विद इट यूजेस, ठीक है, वो प्रोडक्शन मशीन के लिए यूज करती है और उसकी यूजेस के साथ साथ उसकी मशीन की वैल्यू भी दिन ब दिन कम होती है। When if the machine is not used in production process, we cannot accept it to realize the same sale price due to passage of time। देखो अब ये देखो इसने क्या बोला, 3 फैक्टर है, ठीक है, डेप्रिसिएशन के क्या है, डेप्रिसिएशन पहले तो लगता ही क्या है, डेप्रिसिएशन पहले लगता है किस पे, आपको पूछ सकता है तो क्या बोलना है, फिक्स असेट्स पे। किस पे लगता है हमेशा डेप्रिसिएशन, फिक्स असेट्स पे। अब फिक्स असेट्स पे क्यों क्यों लगता है, क्या रीजन, क्या आप पूछेगा कि डेप्रिसिएशन लगने का रीजन क्या है, तो क्या बोलोगे, 3 मेन रीजन। क्या है, 3 मेन रीजन। कौन कौन से 3 मेन रीजन है, पहला रीजन क्या है, ड्यू टू यूज, फिर सेकेंड रीजन क्या है, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, फिर थर्ड रीजन क्या आपका, ऑब्सोलेंस। ठीक है, 3 रीजन है मेन, 3 मेन रीजन डेप्रिसिएशन लगने के कारण। और डेप्रिसिएशन पहले लगता है किस पे, फिक्स एसेट्स पे। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि आपकी रिड्यूस करता है या डिक्लाइन करता है, रिड्यूस वैल्यू इन फिक्स असेट्स, है ना, फिक्स असेट्स की वैल्यू में कमी करना डेप्रिसिएशन कहलाता है। उसके 3 मेन रीजन है, ड्यू टू यूजेस, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस। यूज मतलब कि आपने किसी मशीन को यूज किया, प्रोडक्ट किसी एग्जांपल ये कि बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में मशीन को यूज कर करके प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया मशीन को, तो उससे क्या हुआ, उसकी कमी हो गई, डेप्रिसिएशन लग गया। फिर पैसेज ऑफ टाइम मतलब कि आपने उस मशीन को ठीक है यूज नहीं किया, पर 1 साल बाद के बाद आपने वापस बेचने की कोशिश की, तो कितने में बिकेगी, कम वैल्यू में बिकेगी उसके, ठीक है। अब ऑब्सोलेंस का इसने एग्जांपल क्या दिया है, देखो ये रहा, फिर वी कैन नॉट एक्सेप्ट टू रियलाइज द सेम सेल प्राइस ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम आप सेम सेल प्राइस की एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं सोच सकते ठीक है आज हमने मशीन खरीदी 1 लाख की, 1 साल बाद बिना यूज किए हम लोग वापस मार्केट में बेचेंगे तो हमको 1 लाख मिलेंगे, नहीं, उससे कम ही मिलेगा, वो खुद को पता ही एक चीज। तो फिर कहाँ थे हम लोग, ये रहा, वी कैन ये था, फिर पैसेज ऑफ टाइम और अराइवल ऑफ अ न्यू मॉडल। अब न्यू मॉडल मतलब क्या है, टेक्निकल, है ना, कोई ऑप्शन से मतलब क्या है, टेक्निकल इश्यू के कारण, ठीक है ना, टेक्निकल इश्यू के कारण भी आपके नई चीज, जैसे कोई नई चीज आ गई मार्केट में तो क्या हो गया, ऑब्सोलेंस हो गया, ठीक है, तो उस पर आपको सेम प्राइस पे नहीं मिलेगी वैल्यू। फिर इट इंप्लाइज दैट फिक्स्ड एसेट्स आर सब्जेक्ट टू डिक्लाइन इन द वैल्यू एंड दिस डिक्लाइन इज टेक्निकली रेफर्ड टू एज अ डेप्रिसिएशन, ठीक है, टेक्निकली रेफर्ड किया गया हम लोग, ऑब्सोलेंस होता क्या है, डेप्रिसिएशन। फिर एज एन अकाउंटिंग टर्म डेप्रिसिएशन इज दैट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स व्हिच इज एक्सपायर्ड ऑन अकाउंट इट्स ऑफ इट्स यूजेस, लैप्स ऑफ टाइम, यूजेस को या फिर लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स का मतलब क्या है, चला जाना ना, बीत जाना, ऑफ टाइम। एग्जांपल देखो, एक मशीन है जो परचेज किया आपने 1 लाख की ऑन अप्रैल 2017 को, यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज एस्टिमेटेड टू 10 साल। आपने सोचा कि आपने एक मशीन परचेज की 1 लाख की और आपने सोचा कि वो यूजफुल लाइफ मतलब उसकी कितनी यूज हो सकती है, उस मशीन को हम लोग कितने साल तक अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं, उसके लिए क्या दे रखा है, 10 साल। आपको एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दे रखे होगे ना 10 साल के लिए। फिर इट इंप्लाइज दैट द मशीन कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर नेक्स्ट 10 ईयर टिल मार्च 31 2016, 2017 से 2016। यू नो बाय इट्स वेरी नेचर 1 लाख इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर 17-18। देखो अब इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा, 1 लाख आपने क्या मशीन खरीदी है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, जब आप लोग मशीन पे इन्वेस्ट करते हैं, जब हम लोग किसी असेट्स को खरीदने में पैसा करते हैं उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 1 लाख का। व्हेन इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस वाला जब हम लोग बनाएंगे तो एंटायर अमाउंट का 1 लाख कैन नॉट बी चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू फॉर द ईयर 17-18 बिकॉज द रीजन दैट द कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग 1 लाख इज एक्सपेक्ट टू ड्राइव बेनिफिट्स फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। अब लोग हम देखो कैसे निकालेंगे, इसमें इसने कुछ इतना खास दे नहीं रखा है, ठीक है। अब इसने क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि आपको 1 लाख की आपने मशीन खरीदी है 17-18 में, फिर 10 साल की उसकी एस्टिमेटेड यूजेज लाइफ है, ठीक है। इसमें इतना पता है कि 1 लाख को आप लोग डायरेक्ट पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाओगे। 1 लाख कहाँ आएगा, आपके बैलेंस शीट में असेट साइड में आएगा, फिर उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन जितना लगा उसको माइनस करके बता देंगे बाहर की वैल्यू में, ठीक है, हमने भी पढ़ रखा है। बस इतना मेन याद रखना अभी तक कंटेंट में, डेप्रिसिएशन किसे कहते थे, वापस आ गया मीनिंग, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन के 3 मेन रीजन क्या थे, ड्यू टू यूजेस, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीनिंग। तो डेप्रिसिएशन में भी डिस्क्राइब एज ए परमानेंट
कंटिन्यू एंड रिड्यूस श्रिंकिंग इन द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट, बुक वैल्यू फिक्स एसेट मतलब फिक्स एसेट्स की बुक वैल्यू में कमी करना क्या कहलाता है आपका डेप्रिसिएशन। द कॉस्ट ऑफ एसेट अज्यूम कंज्यूम ए बिजनेस एंड नॉट है ना इट्स मार्केट वैल्यू। फिर अकॉर्डिंग टू ये इंस्टीट्यूट की दे रखी है, आईसीएमए की द्वारा दे रखी है कि अगर तुम्हें याद है तो एक डेफिनेशन तुम्हें याद करनी है, या तो सीई के द्वारा या फिर आईसीएमए के द्वारा, ठीक है, एक ही चीज है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेन कंटेंट, डेप्रिशिएबल एसेट्स भी कहते हैं, ये क्या है इसके सब्जेक्ट मैटर डेप्रिसिएशन और इट्स बेस्ड आर डेप्रिशिएबल एसेट्स। ये एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड यूज होता है, हैव अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है, जैसे 10 साल थी 12 साल थी, ठीक है ना, वो यूजफुल लाइफ क्या लिमिटेड है। अब हम लोग ये देखो, ये एग्जांपल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स है मशीन है, प्लांट है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर, ट्रक, ये सब क्या है मूवेबल है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब फीचर्स कौन कौन से, पहला ये क्या करता है डिक्लाइन करता है इन बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स की बुक वैल्यू में क्या कमी करता है, क्या इसका पूछ सकते हैं कि डेप्रिसिएशन के फीचर्स कौन कौन से, तो क्या बोल रहे हैं पहले में लाइन में कि ये बुक वैल्यू की एसेट्स की बुक वैल्यू में कमी करता है, डिक्लाइन करता है, ठीक है। फिर ये इंक्लूड ए लॉस ऑफ वैल्यू में ड्यू टू इन्फ्लेक्शन ऑफ टाइम, यूजेस ऑफ ऑब्सोलेंस, ये तीनों याद करें, ये याद रखें ड्यू टू यूजेस, ठीक है, ड्यू टू यूजेस, पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस के कारण लॉस वैल्यू होती है, ठीक है, मतलब डिक्लाइन होता है, दोनों लाइनें एक ही चीज की है। फिर ये एग्जांपल दे दिया, इसने हमने भी देख रखा है। फिर ये क्या कंटिन्यू प्रोसेस, डेप्रिसिएशन क्या हर साल लगता है ना, डेप्रिसिएशन क्या कंटिन्यू प्रोसेस है, ये रीजन क्या है ड्यू टू यूजेस, पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस, और ये क्या एक डिक्लाइन करता है फिक्स एसेट्स की वैल्यू में, बुक वैल्यू में। फिर ये क्या एक्सपायर करता है कॉस्ट एंड हैंड, ठीक है, इसने एग्जांपल दे दिया है। फिर एक ये पूछ सकते हैं डेप्रिसिएशन कैसा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन कैसा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस, ये याद रखना। फिर इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, है ना, क्योंकि ये डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो, इट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इंकर्ड, ठीक है। ये क्या है कैश आउटफ्लो को इंक्रीज नहीं करते, इसमें कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता, इसमें कैश आपको बाहर नहीं देगी, नॉन एक्सपेंस है। और ये क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने जो 1 लाख की मशीन खरीदी थी वो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको क्या कर रहा है दिन ब दिन कमी कर रहा है, अच्छी समय, इसलिए क्या नॉन कैश एक्सपेंस है। फिर अब डेप्रिसिएशन एंड अदर सिमिलर टर्म्स है ना, अब डेप्रिसिएशन तो हमने पढ़ा किस पे लगता है, हमारे फिक्स एसेट्स पे। अब और हम लोग सिमिलर टर्म्स पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन, जैसे क्या है देखो, देयर आर सम टर्म्स लाइक डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन व्हिच आर आल्सो यूज्ड इन कनेक्टेड विद द डेप्रिसिएशन, ठीक है, यहाँ से पढ़ते हम लोग। डिप्लीटेशन का मतलब क्या है कि द यूजिंग कंटेक्स्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक माइंस, है ना, हम लोग जैसे माइंस होता है ना, खदान है वगैरह, उस पर लगता है, उसको कहते हैं डिप्लीटेशन, ठीक है, कहते हैं डिप्लीटेशन। और डेप्रिसिएशन, डिप्लीटेशन और अमोर्टाइजेशन, ठीक है, इन पे क्या लगता है जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन पे क्या लगता है डिप्लीटेशन। फिर अमोर्टाइजेशन मतलब कि ऐसी आइटम जो क्या है जैसे कि पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है ना, है तो असेट ही पर कैसी है इंटेंजिबल, कैसी है इंटेंजिबल, ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स जिसपे क्या लगता है, टेंजिबल एसेट्स पे तो क्या लगता है हमेशा ही डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट्स पे क्या लगता है अमोर्टाइजेशन, याद रहेगा। इंटेंजिबल एसेट्स पे क्या लगता है अमोर्टाइजेशन, टेंजिबल एसेट्स पे क्या लगता है डेप्रिसिएशन, और नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि अपना नेचुरल ये अपना माइंस है उन पे क्या लगता है अपना डिप्लीटेशन, ठीक है, याद रहेगी चीजें सारी, एग्जाम्पल की तरह काम सेम ही होगा पर क्या नाम अलग अलग है। अमोर्टाइजेशन किस पे लगेगा इंटेंजिबल एसेट्स पे, डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स पे, ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। फिर अब डेप्रिसिएशन के कॉज मतलब कारण कौन कौन से हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, वियर एंड टियर बोलो ड्यू टू यूज और पैसेज ऑफ टाइम, मतलब कि क्या है कि The concept of diminishing assets value arising from its use in business operation for earning revenue, आपने रेवेन्यू अर्निंग कर रहे हो, जैसे आपने मशीनरी लगाई है बिजनेस में अपने कारखाने में फैक्ट्री में, तो क्यों लगाई, क्योंकि आपको रेवेन्यू अर्न करनी है, पैसा कमाना है, तो उसके लिए आपने क्या लगाई मशीन लगाई, ठीक है, तो मशीन लगाई है तो उसमें क्या होगा मशीन यूज करोगे आप लोग तो उससे क्या एसेट्स की वैल्यू दिन ब दिन कम होगी। द एसेट्स टेक्निकल कैपिटलाइजेशन टू सर्व द पर्पस फॉर बिन मीन, another aspect of wear and tear is the physical deterioration and asset deteriorates simply with the passage of time even though they are not being put to use any. Assets lost their value after the agreement governing their use in business comes to an end after the expiry of predetermined period. Such assets are patent, copyright, license. अब देखो क्या होता है, कुछ ऐसे assets होते हैं जिसको हमने पहले से, अब देखो पेटेंट कॉपीराइट का लिए तो हमको क्या करना पड़ता है,
क्या कहते हैं उसको, एग्रीमेंट करना पड़ता है दो लोगों के बीच में कि हाँ भाई तुम मेरा पेटेंट या तुम मेरा कॉपीराइट है वो इतने 10 साल के लिए 20 साल तक यूज करोगे, तो उससे पहले क्या होगा, उसकी वैल्यू कम हो गई है ना। जैसे कॉपीराइट हमने ले रखा था 10 साल का, उसके पहले क्या हो गया, उसकी वैल्यू कम हो गई, तो हमारे लिए क्या हो गया, कॉज, कारण हो गया कि भाई डेप्रिसिएशन लगा है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट वो सेम टू सेम है। ठीक है, ऑप्शन से मतलब क्या था, देखो अनदर फैक्टर लीडिंग टू डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन ऑर्डनरी लाइक आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट मतलब कि ऐसी चीज जो अभी मार्केट में नहीं चल रही है ना। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास मशीनरी थी जो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करती थी, अब मार्केट में ऐसी मशीन आ गई जो 4000 यूनिट प्रोड्यूस करी थी, तो वो जो मेरे पास 1000 मशीन वाली है वो क्या आउट ऑफ डेट हो गई, मतलब आउट ऑफ ट्रेंड हो गई। ठीक है, देखो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण या फिर लीगल ऑर्डर, जैसे कि ना गवर्नमेंट ने अभी जीएसटी की नई रेटें लगा दी है ना, ऐसा कुछ भी कारण के कारण क्या हुआ, ऑब्सोलेंस हो गया, मतलब आउट ऑफ डेट। ऑब्सोलेंस का मीनिंग हिंदी में याद क्या है, मतलब एक लाइन में वन वर्ड में याद क्या ना, आउट ऑफ डेट, मतलब आपके पूरे जो जैसे मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उससे आप क्या हो गए, बाहर हो गए। अच्छा, इसमें अब नॉर्मल फैक्टर ऐसे फैक्टर जो क्या है कि कभी कभार होते हैं मार्केट में ना, जैसे कि अब नॉर्मल तो क्या है कि नॉर्मल इंसान है तो भाई ठीक है, अब नॉर्मल मतलब कि कभी कभार मार्केट में देखा है, जैसे कि कभी कभार जैसे आपके बिजनेस में फायर लॉस बाय फायर हो गया, या फिर थ्रेट हो गया, थेफ्ट हो गया या चोरी हो गया आपके मार्केट में बिजनेस में, या फिर आग लग गई है, या फिर भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो ये सब क्या है, अब नॉर्मल फैक्टर है। अब नॉर्मल ये है कभी कभार बिजनेस में होता है, तो इससे क्या लगता है अब नॉर्मल से भी क्या होगा, आपके बिजनेस में डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम होती है, असेट्स की वैल्यू दिन ब दिन कम हो जाती है, अर्थक्वेक के कारण चलेगी, तो क्या है अब नॉर्मल फैक्टर है। तो ठीक है, पूछ सकते हैं अब नॉर्मल फैक्टर कौन कौन से, तो कि अब नॉर्मल फैक्टर कौन कौन से आपके, पहले तो क्या 4 कारण, कौन कौन से कारण थे, एक तो ड्यू टू यूजेज, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस और अबनॉर्मल फैक्टर। अबनॉर्मल फैक्टर में क्या बोलोगे आप लोग कि भाई ऐसे फैक्टर जिसके कारण क्या कभी कभी हमारे हाथ में नहीं था, अब अर्थक्वेक को कोई रोक सकता है, नहीं रोक सकता ना, तो क्या अबनॉर्मल फैक्टर, जो अपनी चीज जो अपने कंट्रोल में नहीं है वो क्या है अबनॉर्मल है, अपने कंट्रोल में आइटम नहीं है। फिर अब नीड फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की नीड क्यों है वो हमको पढ़ना है। अब डेप्रिसिएशन की नीड क्यों, देखो द नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अराइज फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल लीगल एंड प्रैक्टिकल बिजनेस कंसिडरेशन। अब देखो हमको डेप्रिसिएशन की नीड क्यों पड़ेगी, अगर हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग में नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन, तो हमेशा हमको क्या दिखेगी, असेट्स हमारी 1 लाख पे दिखेगी, हमेशा हमको अपने असेट्स 1 लाख पे बुक वैल्यू पे दिखेगी, पर क्या दिन ब दिन उसकी वैल्यू कम हो रही है ना। अच्छा, तो हमको पता लगना चाहिए कि जैसे आज की असेट की वैल्यू 1 लाख है, ठीक है, और 4 साल बाद में उसको बेचती हूँ 4 साल बाद में उसको बेचती हूँ 50,000 में, तो क्या मैं प्रॉफिट में हूँ या फिर लॉस में हूँ, वो कैसे पता चलता है, हम लोग डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करके तो हमको पता चलेगा कि अच्छा इससे इतने साल में इतना डेप्रिसिएशन लगा है, इसलिए इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, हमने 50,000 में बेचा तो हमको प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हुआ, इसलिए हमको डेप्रिसिएशन की जरूरत है। अब डेप्रिसिएशन नीड में क्या बोला इसने कि मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अब मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू का मतलब क्या है, हमने पहली लाइन में स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बड़ा मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं जिस साल के कॉस्ट है, जिस साल का खर्चा है, जिस साल का एक्सपेंस है, उसी साल की क्या होनी चाहिए रेवेन्यू, तो वो मैचिंग कंसेप्ट कहलाता है। ऐसी चीज समझे, मैचिंग में क्या है कि अर्निंग ऑफ रेवेन्यू एवरी एसेट इज बाउंड टू अंडरगो सम वियर एंड टियर, ये सब तो पढ़ रखा है। जनरली एक्सेप्टेड GAAP है ना, गैप, GAAP में क्या बोला मैचिंग प्रिंसिपल, ऐसा प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल क्या कहता है, मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है आपका कि आपकी जिस साल की कॉस्ट, जिस साल का रेवेन्यू है उसी साल का होना चाहिए एक्सपेंस होने चाहिए, मैचिंग है ना, मैच होना चाहिए आपका। कंसिडरेशन फॉर टैक्स, फिर डेप्रिसिएशन इज क्या डिडक्टेबल कॉस्ट फॉर टैक्स पर्पस के लिए, टैक्स रूल्स फॉर द कैलकुलेशन। अब ये क्या देखो आपको अभी तक तो इतना नहीं पढ़ने का, पर जब हम लोग बड़ी हायर स्टडीज करेंगे तो उसमें आएगा कंसिडरेशन ऑफ टैक्स में क्या आएगा कि डेप्रिसिएशन क्या नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए आपकी जब आप लोग इनकम टैक्स भरते हैं है ना, बिजनेस में अपना टैक्स भरता है ना, तब उसमें आपको टैक्स क्या उस पर छूट मिलती है ना, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स पे छूट देती है। अगर किसी गवर्नमेंट ने अगर कोई कंपनी है उससे टैक्स का छूट ले रखा है तो उसको बताना पड़ता है, उसने आपने अगर अपनी मशीन को ऑलरेडी टैक्स से कम दिखा रखा है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उतने से आप लोग बच सकते हैं ना। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी टैक्स पे बहुत ज़्यादा छूटें देती रहती है, ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है। फिर ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल, अब ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन क्यों दिखेगी, अब जैसे देखो आपको क्या दिख रहा है, इफ depreciation on asset is not provided for, then the asset will be overvalued and the balance sheet will not be depreciate the correct financial position of the business, and this is not permitted either by the established accounting practice by specific provision of law। अब देखो क्या है कि पहला लाइन थर्ड लाइन क्या बोल रहे आपका
थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। अब ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन कब दिखेगी, जब आप अपनी असेट्स पे डेप्रिसिएशन वैल्यू दिखाओगे, जब आप अपने असेट्स को डेप्रिशिएबल असेट्स दिखाओगे ना, आप अपने असेट्स को नॉर्मल बुक वैल्यू को हमेशा हर बार नहीं दिखा सकते, हर बार शो नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, आपके हर बार हर साल मशीनरी 1 लाख से दिखती रहेगी, पर इस पर दिन ब दिन डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो आपकी मशीनरी की इस साल 1 लाख जिस तरह खरीदी, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगी, उसकी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या होगी, 90,000 की, फिर 80,000 की, फिर 70,000। आप फिर हर बार 1 लाख से, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है बैलेंस शीट में, असेट्स की वैल्यू ज्यादा दिख रही है, तो क्या ये चीज गलत हो जाएगी। तो आपको हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि आपने अपना डेप्रिसिएशन यूज नहीं करे। और ये लॉ भी, प्रोविजन जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी नहीं कहते कि आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओ, वो उनके में भी कहना हुआ है कि डेप्रिसिएशन तो लगाना आपको जरूरी है मशीनरी पे, असेट्स पे ना, फिक्स असेट्स पे, ठीक है। अब कंप्लायंस विथ लॉ, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हुए ना, डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालते हुए कौन कौन से फैक्टर हम लोगों पे इफेक्ट करते हैं वो हमको पढ़ना, ठीक है। पहला क्या, कॉस्ट ऑफ असेट। अब आपको वो सब चीजें टर्म्स पढ़नी ना, मेन टर्म्स, अभी यहाँ से स्टार्ट अपना मेन चैप्टर, तो ठीक है। बाकी हमने क्या बड़ा बेसिक पढ़े सब, ठीक है। अब आपका मेन क्या है कि कॉस्ट ऑफ असेट। कॉस्ट ऑफ असेट मतलब कि कॉस्ट ऑफ असेट मतलब असेट की कितनी लागत है ना, असेट्स की कितनी लागत लगी। अब आप कहोगे असेट्स की लागत क्या है, आपने असेट्स खरीदी, जैसे कोई एसी खरीदने गए, आपको एसी के लगे 10,000, एसी के लगे 20,000, तो 20,000 क्या कॉस्ट ऑफ असेट नहीं। जब तक हमने भी पढ़ा वर्ड पुट टू यूज, जब तक आप लोग पुट टू यूज नहीं करते, उसके जितने भी खर्चे लगते हैं वो सब क्या रहता है, कॉस्ट ऑफ असेट्स। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ असेट्स। कॉस्ट ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट और हिस्टोरिकल। देखो अब कॉस्ट हम क्या जानते हैं, या तो उस पर जो ओरिजिनल कॉस्ट लगी वो, या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट जो उनको जानते हैं वो पैसे, ठीक है। ऑफ एन एसेट इंक्लूड इनवॉइस प्राइस एंड अदर कॉस्ट, ठीक है। अब इनवॉइस प्राइस मतलब जिस पे आपका बिल बनना है वो वाले, which are necessary to put the asset in use or working condition, ठीक है। वो क्या होगा, necessary to put to the asset और working condition होनी चाहिए, ठीक है। Besides the purchase price it includes freight and transportation cost, transit, ये सब पढ़ते हैं हम लोग, बताते को ये सब नाम याद रखना कि कॉस्ट ऑफ असेट में कौन कौन से नाम याद होंगे। एक तो परचेज प्राइस तो है ही है, साथ साथ में क्या है, फ्राइट है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांजिट है, फिर इंश्योरेंस है, इंस्टॉलेशन है, रजिस्ट्रेशन है, कमीशन है, ठीक है। परचेज ऑफ असेट्स एंड इट्स आइटम सच एज अ सॉफ्टवेयर। इन केस ऑफ परचेज ऑफ अ सेकंड हैंड असेट इंक्लूड इनिशियल रिपेयर कॉस्ट टू पुट द असेट इज वर्केबल, ठीक है, कंडीशन। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीए ऑफ अ फिक्स असेट इज द टोटल कॉस्ट स्पेंड इन अ कनेक्शन विद इट्स एक्विजिशन, है ना। क्या कह रहा है कि आईसीआई के द्वारा बोल रखा है कि कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, टोटल कॉस्ट जो आपने स्पेंड की कनेक्शन में विद एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब क्या है, परचेज, है ना। परचेज करते वक्त आपने जितना भी खर्चा दिया है उस असेट्स को खरीदने पे, वो सब किस में इन्वॉल्व होगा, टोटल कॉस्ट में। इंस्टॉलेशन का है, कमीशन का है, ठीक है, इंप्रूवमेंट आपने या फिर कोई असेट्स थे जो आपने सेकेंड हैंड खरीदी है उसमें भी जो आपने रिपेयर का खर्चा किया वो भी किस में ऐड होगा, आपके कॉस्ट ऑफ असेट्स में। जैसे देखो एग्जांपल के लिए दे रखा है, एक फोटोकॉपी मशीन है जो परचेज की 50,000 में और 5,000 उसका स्पेंड किया उसके ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन में। तो इन द केस द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी, 50,000 प्लस 5,000, तो विच विल बी राइट ऑफ एज अ डेप्रिशिएबल ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन, ठीक है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान सकते हैं कि कोई मशीनरी है, मशीनरी परचेज सेकेंड हैंड है। अब मैं सेकेंड हैंड का, इसने नॉर्मल दिया, अपन एक बार सेकेंड हैंड का, सेकेंड हैंड रुपीज कितने लगे अपने, 50,000, ठीक है। फिर इस पे आपने थोड़ा बहुत रिपेयर करवाया होगा, फिक्स है हम लोग रिपेयर करवाया होगा, रिपेयर के लगे रुपए 5,000, ठीक है। रिपेयर के लगे रुपए 5,000 और रिपेयर मेंटेनेंस को रिपेयर, फिर आपने उसका इंश्योरेंस भी ले लिया, इंश्योरेंस के रुपए लगे 5,000। तब मैं पूछ रही हूँ कॉस्ट ऑफ असेट्स कितनी हो गई, फाइंड, अगर क्वेश्चन बहुत इजी बनेगा पेपर तो पूछ भी सकता है फाइंड कॉस्ट ऑफ असेट्स, है ना, फाइंड कॉस्ट ऑफ असेट, ठीक है। एक और लाइन लिख लो इसमें, फ्राइट, FRI, फ्राइट भी, फ्राइट इंक्लूड फ्राइट के रुपीज कितने, 5,000 के। तो अब आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ असेट्स, है ना, एग्जाम पे सिर्फ पूछ सकता है कॉस्ट ऑफ असेट्स निकाल, तो क्या क्या लिखोगे आप लोग, तो कॉस्ट ऑफ असेट कैसे निकलेगी, परचेज मशीनरी प्लस फ्राइट
और प्लस इंश्योरेंस, कितना आएगा आंसर? 50,000 की मशीन परचेज किया आपने, प्लस फ्राइड का 5,000 दिया, फिर 5,000 दिया और फिर 5,000 दिया, कितना आ गया आंसर? 10 और 5 65,000। 65,000 की क्या बन गई आपकी कॉस्ट, ठीक है। अच्छी समय अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू, मतलब कि कितना बचता है, ठीक है। अब ठीक है, ये पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।